नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम दस्तक, दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं दस्तक में आपकी मुलाकात होती है हमारे ख़ास मेहमान से, और मेहमान भी वो होते हैं जो वक्त की दीवार पर अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं। जी हाँ, साहित्य की उड़ान पर हैं, साहित्य यात्रा जो है पूरे तरह से कर चुके हैं और कर रहे हैं, काफ़िले के साथ अपने आप में मार्गदर्शक भी हैं। और साहित्य की बात करें उनके बारे में तो बहुत कुछ आपसे साझा करेंगे, अपनी ज़िंदगी के अनुभव, खट्टे मीठे अनुभव, ऊंची नीची पगडंडियों पर चलते चलते कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हर इंसान को, और राइटर के तौर पर भी बहुत कुछ आपसे साझा करेंगे और अपनी रचनाएं भी सुनाएंगे, क्योंकि कलम से भी बात होगी दिल के साथ साथ। और उनसे मिलवाने से पहले मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगी कि ये भी जानना ज़रूरी है, हालांकि उनसे जब बात होगी तब बहुत कुछ जानेंगे। उनका परिचय इतना 3-4 पेज का था, लेकिन मैंने संक्षिप्त सा परिचय तैयार किया है, क्योंकि सारा ही परिचय अगर मैं सुना देती तो साक्षात्कार के लिए समय का पड़ जाता। लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि सर्वोत्तम शिक्षक सम्मान से आप सम्मानित हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी रत्न सम्मान भी आपको मिला है। ट्रू मीडिया गौरव सम्मान है। डाक विभाग द्वारा फोटो युक्त टिकट सम्मान से सम्मानित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ओम फाउंडेशन द्वारा बेस्ट राइटर अवार्ड आपकी झोली में है। साहित्य रत्न अवार्ड आपके पास है, और राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सम्मानों से आपकी झोली भरी हुई है। सैकड़ों ऐसे सम्मान हैं जिनका नाम लेना इस समय मुमकिन नहीं है। और वर्तमान में आप जो है राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता हैं दिल्ली सरकार के अंतर्गत कॉलेज में। तो इतनी सारी आपकी उपलब्धियां हैं, तो दोस्तों इनको मिलवाने में देर कैसी, तो करवाती हूं आपसे इनकी मुलाकात। डॉक्टर अवधेश तिवारी जी, आपका स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और बड़े खुशनसीब हैं हम कि आप दिल्ली से चलकर जो है जस्ट टीवी के प्रांगण में आपने कदम रखे, हमें धन्य किया। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर उर्मिल सखी जी। जस्ट टीवी के सभी दर्शकों को सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए निसंदेह बेहद गर्व की बात है, हर्ष का विषय है कि आज मैं यहाँ पर आप सबके समक्ष आदरणीय डॉक्टर उर्मिल सखी जी के आमंत्रण पर उपस्थित हूँ। निसंदेह मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है कि आज इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में मैं शामिल हूँ जी। और मुझे पूरा विश्वास है जी कि आप सबको और मुझे स्वयं निश्चित रूप में गौरव और स्वाभिमान का गौरव और स्वाभिमान महसूस होगा। आप सब भी देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि हम सब साहित्य की सेवा कर रहे हैं। माँ वाणी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, आप सबको प्राप्त है, और ये दिल से दस्तक तक, दस्तक से दिल तक जो कार्यक्रम है निसंदेह बहुत ऊंचाइयां छू रहा है। जी, और ऊंचाइयां छूता ही रहे, यही मेरी शुभकामना है। बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुभ, धन्यवाद। और सवालों की झड़ी शुरू करती हूँ। स्वागत है जी। जैसे कि आपका नाम डॉक्टर अवधेश तिवारी जी है, तो तिवारी जी आपका सरनेम है जी, तो उससे तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि आप पक्का यूपी के पंडित है ना। आपकी चोटी भी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए चोटी, और इस चोटी से तो ये आपको विश्वास हो ही गया होगा कि मैं ब्राह्मण हूँ जी, और वो भी अयोध्या का, तिवारीपुर का जी। और जनेऊ भी है, अगर आप कहें तो जनेऊ भी दिखा सकता हूँ, लेकिन उससे पोशाक से छेड़छाड़ हो जाएगी। जी बिल्कुल, जो समय अनुकूल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, तिवारी तो है, आप यूपी के पंडित हैं, तो लेकिन जो सवाल उठता है वो ये है कि अवधेश का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने जब नाम पढ़ा तो मैंने हिंदी का संधि विच्छेद किया और अवध के ईश जी, अवधेश मैंने ये समझा है, बाकी आप बता दीजिए। अवध एक क्षेत्र का नाम है, अवध की राजधानी अयोध्या थी जी। और मेरा नाम अवधेश इसलिए पड़ा क्योंकि अवध के जितने भी राजा हुए, अवध का मतलब क्षेत्र हो गया और राज्य हो गया, और ईश का मतलब होता है राजा, तो अवधेश अवध और ईश से मिलकर के बना हुआ है। तो मेरे माँ बाप निश्चित रूप में गौरवान्वित थे कि उस पावन भूमि में मेरा जन्म हुआ जिसमें भगवान राम पैदा हुए जी। तो इसलिए अवधेश नाम मेरा रखा गया, क्योंकि अवध ईश यानी राम की पर्यायवाची, राम के समकक्ष जी, अपने क्षेत्र का राजा, अपने क्षेत्र का राजा। जैसा आपका नाम है अवधेश, आपने साहित्य में, आप तो साहित्य के भी राजा हैं।
साहित्य भी है आप। तो ये तो साहित्य प्रेमियों की जो है हमारे ऊपर विशेष कृपा दृष्टि है। आपने 22 देशों की यात्राएं कर ली हैं साहित्य में काव्य पाठ करने के लिए, तो 22 राज्यों में कहाँ कहाँ गए? हम पूरा जो है मतलब लगभग आप ये समझिए कि भारत के केवल 2 राज्य बचे हुए हैं, त्रिपुरा और मेघालय, जहाँ पर मैं नहीं जा पाया हूँ। हाँ। इसके अलावा बहुत सारे विदेशी धरती पर भी हमने काव्य पाठ किया है। हाँ। और ये तो माँ वाणी की विशेष कृपा है कि मुझे देशाटन का भी शौक है, और देशाटन के साथ साथ साहित्य रचना, साहित्य को जो है जन जन तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि हमारी हिंदी संपूर्ण भूमंडल में प्रतिष्ठित हो, और उसके लिए निश्चित रूप में हर साहित्यकार को प्रयास करना पड़ेगा, और मैं भी प्रयास कर रहा हूं। और ईश्वर ने चाहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब संपूर्ण भूमंडल में हर व्यक्ति हिंदी बोलेगा, हर व्यक्ति हिंदी समझेगा, हर व्यक्ति हिंदी जानेगा। और काफी हद तक रीच भी हो गई है, बहुत लोगों तक पहुंच गई है हिंदी। और हिंदी तो एक भाषा, हिंदी भाषा एक पुल है, बिल्कुल एक ऐसा पुल है जिसमें इस प्रदेश से, इस देश से उस देश तक का तमाम कार्य भी अभी हिंदी में होने लगा है। और दूसरी बात, मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे आपने पटका पहना है श्री राम जी का, और आप अवध से हैं, राम भूमि से हैं, तो राम जी का पटका पहना है तो ऐसा लगता है कि आप अभी अभी मंदिर से आए हैं, और साहित्य के पुजारी तो हैं ही आप। तो आप श्री राम के लिए भी कुछ आपने लिखा कभी? हाँ, निसंदेह। आदरणीय डॉक्टर उर्मिला सखी जी, क्या होता है कि मैं चूंकि जिस क्षेत्र में रहता हूं, और वैसे भी आज की तारीख में पूरा देश राम में है, पूरा राष्ट्र राम में है, और जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है भगवान राम की, क्योंकि अब तक हमने केवल टूटते हुए देखा था मंदिरों को, और अब हम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। और इस युग के लिए हम लोगों के लिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अवसर के साक्षी बने। तो भगवान राम के लिए मैं केवल जो है यही कहना चाहूंगा, क्योंकि वो तो बहुत विराट व्यक्तित्व हैं। हम जैसे छोटे कवि जो है इतना ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने भाव तो हम व्यक्त कर ही रहे हैं कि घट घट में है जिनका नाम, घट घट में है जिनका नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। जी सर, मैं तो ये कहूँगी कि रचना को फिर से सुनेंगे, लेकिन अब आप अपना जो है श्री राम भक्ति में लीन थे, अयोध्या वासी हैं आप, तो रचना आप सुना रहे थे, फिर से जो बाकी है सुनाइए। आप सब देख ही रहे हैं कि मेरा पटका भी राम है और राम मैं है, मैं राम की पर्यायवाची हूँ। तो भगवान राम के चरणों में कुछ शब्द सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ कि घट घट में है जिनका नाम, नहीं तरन्नुम में, हाँ, घट घट में है जिनका नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। राष्ट्र राम में, राम राष्ट्र में, आओ बोले राम की जय, रघुपति राघव राम की जय, आओ बोले राम की जय, हम सब बोले राम की जय, हम सब बोले राम की जय, रघुपति राघव राम की जय, हम सब बोले राम की जय। तो घट घट में है जिनका नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। और दया प्रेम करुणा सोचूं तो जितने गुण होते हैं वो प्रभु के अंदर रहे, और उनमें से कुछ गुण भी अगर हम आत्मसात कर लें तो हम निश्चित रूप में धन्य हो जाएंगे। तो दया प्रेम करुणा सोचूं तो होते हैं उच्चारित राम, और रिपुओं को भी नमन किए जो भावुक थे मर्यादित राम। क्या बात। राम इकलौते इस धरती पर हुए हैं जो अपने शत्रुओं को भी नमस्कार किए, शत्रुओं को भी प्रणाम किए। जब रावण उनके समक्ष आया तो उन्होंने उठकर के रावण का आदर किया, रावण का सत्कार किया और रावण को नमन किया जी। ऐसा गुण केवल भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम में हो सकता है। सही बात। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं अवध में पैदा हुआ, अवधेश मेरा नाम है, और नाम के साथ साथ चूंकि राम की पर्यायवाची हूं तो राम के कुछ गुण अगर आत्मसात कर पाऊं तो ये मेरे लिए निसंदेह बहुत ही गौरव की बात होगी जी, और हमारे लिए भी है। और चलो ये तो हमारा आपका हमारा, हमने आपका एक रूप देख लिया, भक्तिमय रूप, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस धरती से होते हैं, जिस भूमि से होते हैं, उस संस्कार से जुड़ते हैं, और जुड़ना भी चाहिए उस माटी से। और ये बहुत खुशी की बात है। और बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आप हिंदी भाषी हैं, देखो मैंने जो साहित्य देखा, पढ़ा, समझा है अभी तक अपनी उम्र में, मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी, इन 3 राज्यों का तो विशेष योगदान है हिंदी साहित्य के संवर्धन में, विकास में, क्योंकि जितने भी
कहानी है, गद्य हो या पद हो, काव्य हो या कहानियाँ हो, जितने भी महान संत कवि या महान कवि कहानी कथाकार हुए हैं, बांग्ला साहित्य ने भी बहुत संवर्धन किया है, पर वो बांग्ला था, फिर वो तो बाद में ट्रांसलेशन से उसको किया गया उसकी जो, लेकिन ये जो 3 राज्य हैं इन्होंने तो बहुत संवर्धन किया है। हरियाणा पंजाब में भी साहित्य हुआ है, लेकिन जब वो लोग हिंदी में कुछ लिखते हैं, क्योंकि उनकी बोली हरियाणवी है या पंजाबी लिपि है, पंजाबी उनकी गुरमुखी है, लेकिन जब हिंदी में वो कुछ लिखते हैं तो उनको कुछ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उनके बोलना कुछ और है, सोचना कुछ और है। लेकिन आप लोगों की भाषा जो लिखी जाती है वही बोली जाती है। अब जैसे कि आपने मुझे कहा, श्रीमती उर्मिला कौशिक सखी जी, धन्यवाद। आप उत्तर प्रदेश से थे, तो आपका संस्कार है, आपकी जो सम्मान करने का तरीका बहुत ही प्रभावित करता है, क्योंकि आपकी भाषा पुष्ट है। और यही हम हरियाणा पंजाब वाले होते सीधे बोलते सखी जी धन्यवाद। तो नहीं, ये तो आपका जो है आप जजमान की तरह है, प्रख्यात पंडित की तरह है, पूरे अलंकार उपमा पूरी विशेषता के साथ, विश्लेषण के साथ आप बात करते हैं, ये बहुत खास बात होती है। लेकिन साहित्य के संवर्धन में आपका जो साहित्य संवर्धन हुआ है, आप भी इस बात को मानते हैं कि आप ऐसी पृष्ठभूमि से है, ऐसी जन्मभूमि से है जहाँ भाषा आपकी पहले से ही जन्म से ही पुष्ट है, समृद्ध है, तो आपकी साहित्य यात्रा में इसके लिए आपको लगता है कि एक सहायक सिद्ध हुई है? मैं आदरणीय डॉक्टर उर्मिला सखी जी, खाली सखी भी कह दीजिए। हाँ, तो सखी अब आप जी, पंजाब में। जी निश्चित में। तो सखी जी जो है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हिंदी जो है वो वास्तव में पूरे भारत के आजकल पूरे विश्व में जो है समझी और बोली जा रही है, बोली जाती है। हाँ। अब जहाँ तक बात आती है कि जो है मतलब मातृभाषा का, तो चूंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है और अवधी मेरी बोली है, और अवधी का जो साहित्य बड़ा समृद्ध है। गोस्वामी तुलसीदास जी को मैं हिंदी का सबसे बड़ा कवि मानता हूँ। सही बात है, क्योंकि वो आज भी प्रासंगिक हैं और उन्होंने जो लिख दिया है वो आज हर दृष्टि से श्रेष्ठ है। उसको किसी भी लय में, किसी भी राग में, किसी भी भाषा में आप गा सकती हैं जी, क्योंकि गेय है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, राम को घर घर में पहुंचा दिया। पहले भी था, लोग रामायण पढ़ते थे, लेकिन रामचरितमानस से, और मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि मैं अवध से हूँ, अयोध्या में पैदा हुआ, और मेरी वाणी इतनी अच्छी है और लोग मीठी है, क्योंकि कहते हैं कि मीठी बोली है। बिल्कुल बिल्कुल। और मीठी बोली होने के नाते जो है हम सीधे दिल तक पहुंचते हैं। और जहाँ तक हिंदी साहित्य की बात आती है, तो हमारे क्षेत्र के बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े कवि हुए। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी में ही लिखा हुआ है, बिल्कुल, और रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। और अब आजकल तो ये स्थिति हो गई है कि अवधी बोलने वाले, पढ़ने वाले लोग, उधर भोजपुरी है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो भोजपुरी भी काफी समृद्ध हो रही है, और अब हर क्षेत्र में हिंदी अपना प्रभाव छोड़ रही है। और नहीं, जो चीज मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, मेरा ये भी अभिप्राय था कि मान लीजिए हमारे घर कोई आया जी, और हम पंजाब में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं मान लो, तो हमारे घर कोई आए तो हम उन्हें कहेंगे आइए बैठिए, बैठिए बोलेंगे, आइए बैठिए। लेकिन जो यूपी, बिहार, एमपी के होंगे तो वो वही बोलेंगे जो लिखा जाता है। हाँ। वो बोलेंगे आइए बैठिए, वो बैठिए ही लिखेंगे, हम बोलेंगे बैठिए। तो वो जो उनकी जो भाषा है, बोलने की भाषा, बोली, और वो जो लिखने की भाषा, लिपि, वो एक है जी। तो लेकिन दूसरे राज्यों में क्या है कि बोलने की कुछ और है, लिखने की कुछ और है। मैंने बताया ना कि हिंदी को जो मानक रूप में लिया गया वो खड़ी बोली के रूप में लिया गया। और वहाँ उधर पूर्वोत्तर में, पूर्वांचल में क्या होता है कि वहाँ पर जो है लोग अपनी क्षेत्रीयता भी लगा देते हैं। आप स्वयं जब मुझे सुनेंगे, यदि मैं खड़ी बोली बोलता भी हूँ, लिखता भी हूँ, लेकिन मेरी बहुत सारी रचनाएं अवधी में भी हैं। और क्या होता है कि अवधी में क्षेत्रीयता का पुट आ जाता है, मेरी खुद की भाषा में भी क्षेत्रीयता का पुट आ जाएगा। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आना भी चाहिए, क्योंकि अपने क्षेत्रीयता पर, अपनी भाषा पर, अपनी मातृभूमि पर, अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए, हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए। और तिवारी जी, हमें तो आज खुद पे भी गर्व हो रहा है कि आप हमारे साथ हैं, और दिल्ली हमारा सौभाग्य है जी। और आप प्रोफेसर हैं, और आप 5 बच्चे आपके ऊपर पीएचडी भी कर रहे हैं, आपके ऊपर शोध हो रहा है, पीएचडी हो रही है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी हमारे लिए। और आपकी पुस्तकें भी प्रकाशित हैं, और तो मैं इस कागज़ को यहाँ रखती हूँ और ज़रा सी करती हूँ किताबों पर बात, क्योंकि फिर किताबों का जिक्र भी तो ज़रूरी है। ये किताब है अभिव्यक्ति जी। दोस्तों, ये किताब है जिसका नाम है अभिव्यक्ति, और तिवारी साहब से पूछते हैं कि इसमें क्या है जी।
काव्य संग्रह है? काव्य संग्रह है जी। अभिव्यक्ति मेरी प्रथम पुस्तक है जी, प्रथम। जब मैं लिखना शुरू कर रहा था तो आप उसके इसको बाद ये भी तो कह सकते हैं कि आपका पहला बच्चा है। हाँ, मेरा पहला बच्चा कह सकते हैं आप। तो चूंकि साहित्यिक बच्चा जी। क्या हुआ कि जब हम पढ़ रहे थे बचपन में तो इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे मैं कवि बना, मैं वो 2 लाइन में बताना चाहूंगा आपको कि मैं जैसा उत्तर प्रदेश में होता है कि वहाँ पर जो है जो क्षेत्रीय मतलब अधिकारी होते हैं शिक्षा के, उनको डिप्टी साहब कहा जाता है। तो जब मैं प्राइमरी में पढ़ रहा था तो उस समय मैं पहली कक्षा में था, तो वहाँ की हिंदी की सभी पुस्तकों में शुरुआत ही जो होती है वो कविता से होती है। तो वहाँ पर जो हमारे जो टीचर थे, जो हमारे डिप्टी साहब आए जब वहाँ पर निरीक्षण के लिए, तो उन्होंने, चूंकि वो कविता प्रेमी थे, उन्होंने आते ही जो है यहाँ पर विद्यालय में कहा कि जो बच्चा पहली से लेकर चौथी क्लास तक, क्योंकि 5वीं क्लास बोर्ड से होता था, तो चौथी क्लास तक के लिए उन्होंने ये कहा कि जो बच्चा दूसरी क्लास की यानी अपने से 1 क्लास आगे की कविता कल ला करके हमको यहाँ सुना देगा, उसको बिना पेपर दिए अगली कक्षा में उत्तीर्ण कर दिया जाएगा, वो अगली कक्षा में भेज दिया जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तो जो है भाई हमारे डिप्टी साहब ऐसा कह रहे हैं, बिना पढ़ाई में 1 क्लास आगे चले जाएंगे। तो हम गए घर, अपनी माँ से बोले, मेरी माँ बहुत ही साहित्यिक थी और बहुत ही विदुषी थी, तो उन्होंने क्या किया कि मेरी चचेरी बहन थी, उससे पुस्तक लिया और उन्होंने दूसरी क्लास की जो कविता थी वो मुझे जो है कंठस्थ करवा दिया। दूसरे दिन मैं गया और मैंने डिप्टी साहब को आते ही उन्होंने पूछा और मैंने सुनाया और मैं जो है दूसरी कक्षा में कर दिया गया। तो उसी समय मेरे मन में ये बात बैठ गई कि एक कविता सुना करके, एक केवल कविता सुना करके हम पूरी क्लास को जो है अगर आगे जा सकते हैं, तो अगर हम इसी कविता के फील्ड में, साहित्य के फील्ड में अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तब तो हमें बहुत ही उपलब्धि सम्मान मिल सकता है। वाह। और वहीं से वो कविता आज भी मुझे कंठस्थ है, याद है? मैं हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध एक बहुत बड़े कवि हुए, तो उन्होंने जो है मतलब ये लिखा हुआ अभी जो है अधिवक्ता है, प्रवक्ता है, ज्ञान के सागर हैं, ऐसी हस्ती से आपकी मुलाकात हो रही है। जी हाँ, तिवारी साहब बैठे हैं, बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। तो तिवारी जी, आप बता रहे थे कि वो जो कविता थी आप आज भी आपको कंठस्थ है, तो जरा सुना दीजिए। हाँ। तो उस समय जो है, उठो लाल अब आंखें खोलो, एक माँ अपने बच्चे को जगा रही है कि वो उठे और विद्यालय के लिए जाए। तो माँ लोरी गा रही है कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में प्यारी लाली छाई, हवा बही सुख देने वाली, भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। ये कविता का प्रभाव और मेरी माँ की शिक्षा का प्रभाव ये रहा कि आज भी मैं सूर्योदय से पहले उठता हूँ और वो आदत अभी भी बनी हुई है। क्या बात है। और जब ये कविता हमने दूसरे दिन विद्यालय में सुनाया, मुझे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया और उसी दिन से मेरे मन में ये भाव जगा कि यदि मैं साहित्य की सेवा करूंगा, कविता लिखूंगा, तो निश्चित रूप में जीवन में बहुत सम्मान प्राप्त करूंगा और हमारा नाम बहुत आगे और बहुत आगे पहुंच चुका है। जी। तो ये जो फिर उसके बाद आपकी जो पुस्तक थी, अब ये दूसरी पुस्तक है कृति, इसमें काव्य संग्रह है, ये भी काव्य संग्रह है। तो फिर कुछ किताब से हो जाए। हाँ बिल्कुल, निश्चित। जी, ये आप गजल भी कहते हैं। हाँ जी, कविता भी बिल्कुल। तो ये कृति वास्तव में, ये जो इसमें तस्वीर देख रहे हैं आप, ये मेरी बेटी 7th क्लास में पढ़ती थी, तो वो स्कूल की तरफ से पिकनिक पर गई हुई थी। तो वहाँ पर जो है उसने एक पार्क में ये तितली की ओरिजिनल फोटो खींची हुई है और उसी को हमने कवर पेज बना दिया। और कृति मेरी बेटी का भी नाम है, तो इसलिए मेरी दूसरी रचना मेरी बेटी। अब देखिए, लोग ये कहते हैं कि बेटियों से भाई बेटा बेटा, अब बेटा नहीं है, परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब बेटियाँ जो है बेटों से कम प्यारी नहीं लगती। बेटियां किसी भी रूप में बेटों से प्यारी कभी नहीं थी। हाँ। वो तो क्या होता था ना कि कुछ किंवदंतियां अलग हैं, कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार में बेटियों को बिल्कुल देवी के रूप में माना जाता है और हम हर नारी को बिल्कुल सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आज बेटियों ने अपना परचम जो लहराया है, तो लोगों के जहन से, दिमाग से उस चीज को साफ भी किया है। बिल्कुल। तो रचना के लिए आमंत्रित करती हूँ। तो ये दूसरी पुस्तक जो है वो मेरी कृति। जी। चूंकि नारी सम्मान बेटियों के लिए मैं हमेशा
बहुत ही ज्यादा जो है मतलब संवेदनशील रहा हूँ और मैं हर नारी को बहुत ही आदर की दृष्टि से मतलब मुझे ये बता दीजिए कि बेटियों के लिए तो आपका प्रेम स्नेह है ही, स्त्री के प्रति, नारियों के प्रति भी, उनमें एक नारी और आती है जी, निसंदेह जो है मतलब मेरी श्रीमती जी। हाँ, और उनके प्रति भी प्रेम है ना, प्रति भी उतना ही प्रेम और सम्मान ये बहुत जरूरी है। तो मैंने जो है क्या है कि उनके ऊपर भी रचनाएं लिखी हुई हैं। अच्छा। जैसा आपने पहले भी सुना होगा, बहुत सारे कवि जो है मतलब अपनी पत्नी को जो है मतलब व्यंग्यात्मक रचनाएं उनके लिए लिखते हैं, लेकिन मैंने उनके सपोर्ट में रचना लिखी हुई है, क्योंकि आज जो कुछ भी, हाँ बिल्कुल मैं सुना देता हूँ 2 पंक्तियां कि प्राण प्रिय जो तुमको देखा, तुम्ही लगी जीवन का लेखा। अच्छा, लेखा यानी भाग्य। यस। प्राण प्रिय तुमको ज्यों देखा, तुम ही लगी जीवन का लेखा। वाह वाह वाह। और जब से तेरा साथ मिला है, हम दोनों का हाथ मिला है, जब से जीवन में आई हो, खुशियां मन में छाई हो, और तुमसे ही परिवार बना है, तुम ही हो जीवन की रेखा, और प्राण प्रिय ज्यों तुमको देखा। वो भाग्य की रेखा। बिल्कुल, हम मिलजुल रहते हैं ऐसे, आपस में लड़ते हैं वैसे, भारत पाक है लड़ते जैसे, बीच में उनके सीमा रेखा। प्राण प्रिय ज्यों तुमको देखा, क्योंकि वहां पर भी 75 साल से कोई निर्णय नहीं निकला और यहाँ पर भी नहीं निकल रहा है, लेकिन ये है कि वो प्रेम की लड़ाई होती है और एक दूसरे से मिलजुल करके ही जीवन बनता है। मैं हर नारी को बेहद सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, और नारी जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने भी कहा है कि नारी तुम श्रद्धा हो, तो निश्चित रूप में नारी श्रद्धा है, और मैं हर नारी के लिए नारी शक्ति का अवतार, नारी शक्ति अपरंपार, तो मैं हर नारी को शक्ति का अवतार मानता हूँ, हर नारी को सम्मान की दृष्टि से। जी बिल्कुल। और अब नारी की जहाँ तक बात है, मेरे को ये लगता है कि अब हर स्त्री ने अपने आप को समझा लिया है कि और जुल्म नारी नहीं, बिल्कुल नहीं है, और जुल्म अब नारी, यानी कि अब और जुल्म नहीं होंगे। वैसे भी नारी नर से श्रेष्ठ है, नर से श्रेष्ठ। शिव 100 होते अगर ई की मात्रा ना होती, यानी शक्ति ना होती साथ में। सही बात है तो जी। और इसके अलावा साहित्य में जो है हमें विशेष और ज्यादा लगाव क्यों हुआ कि एक बार मैं गोपाल दास नीरज जी को सुन रहा था, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं, उनको गीत ऋषि कहा जाता है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को एक बार जब हमने सुना, तो उस समय हमने जो है उन्होंने एक लाइन कही थी कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो निश्चित रूप में हम सौभाग्यशाली हैं कि हम कवि हैं। सही बात है। और कहते हैं कि कवि कभी नहीं मरता है, सही बात, वो अमर हो जाता है, उसकी रचनाएं उसको अमर कर देती हैं। पुस्तकों में हमेशा के लिए, और टीवी पे रिकॉर्ड होने के बाद भी अमर रहते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप में अमर रहते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगी, आपने नीरज जी की बात करी, नीरज जी की मुझे भी वो पंक्ति कभी कभी बहुत याद आती है। जब कहीं जाते हैं, सामान पैक करते हैं, तो कम सामान लेने की बात होती है कि कम से कम सामान लेके चलो। तो नीरज जी का ये है कि जितना कम सामान रहेगा, सफर उतना आसान रहेगा। तो बहुत खूबसूरत रचना है, और हम यही तो है परंपरा, हमने जिनको पढ़ा है आज भी कंठस्थ है, अगली पीढ़ी हमें पढ़ेगी। तो ये जो परंपराएं हैं अपनी से एक पीढ़ी को पढ़ने की, आगे बढ़ती रहे, और अच्छी रचनाओं का जो है कालजयी रचना बने, अमर रहे। और आपकी इतनी सारी पुस्तकें हैं, और अगली पुस्तक पर बात करते हैं, आ मेरे देश, तो मुझे लगता है देशभक्ति के ऊपर है। हाँ, मैं वीर रस का जो है मतलब वीर रस के हैं, तो इसी में से कुछ सुना दीजिए काव्य। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि जैसे हर व्यक्ति राष्ट्र प्रेमी होता है, तो मैं एक राष्ट्र भक्ति की रचनाएं बहुत लिखता हूँ, क्योंकि मैं राष्ट्रभक्त कवि हूँ। तो कुछ पंक्तियां शुरू करता हूँ। मिला खून मिट्टी सजाया समारा, मेरा देश मुझको प्राणों से प्यारा, मेरा धर्म और कर्म सब कुछ यही है, मुझे जान से प्यारा भारत हमारा, मुझे जान से प्यारा भारत हमारा। और अगर आज चंद्रशेखर आजाद जी होते, तो वो, क्योंकि उनको मैं बहुत महान क्रांतिकारी मानता हूँ, उनके ही बलिदान स्वरूप आज हमारा राष्ट्र स्वतंत्र है। उन जैसे बहुत सारे बलिदानियों ने जो है राष्ट्र के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। तो अगर वो होते तो क्या कहते कि जुल्मों सितम को अब नहीं हम और सहेंगे, भावुक वतन के वास्ते ही प्राण तजेंगे, जब तक रहेंगे जिंदा 100 बार कहेंगे, आजाद थे आजाद हैं आजाद रहेंगे, आजाद थे आजाद हैं आजाद रहेंगे। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें ये एक देश दिया जो स्वतंत्र है। अब हमें केवल कमाना खाना है और अपने राष्ट्र की सुरक्षा करनी है। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत समृद्ध विरासत दी हुई है। जी जी।
और ऐसी बात नहीं, आज हमारा देश जो है अपनी खास, हर चीज़ में अपनी खास पहचान बना चुका है और देश के साथ साथ पूरी सीमाओं में चारों तरफ से सुरक्षित भी मैं है। आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि जब मैं पढ़ता था तब भी हमारा देश विकासशील था जी। आज पढ़ा रहे हैं तब भी विकासशील देश है। जी। जैसा आप डॉक्टर सखी जी ने बताया कि मैं राजनीति शास्त्र का प्रवक्ता हूं, तो मैं जब पढ़ता था तब भी कहा जाता था भारत विकासशील देश है। आज पढ़ा रहा हूं तब भी भारत विकासशील देश है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम 2047 में अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे तो उस समय तक हम विकसित हो जाएंगे। तो विकसित राष्ट्र बनने के लिए करना क्या है? केवल हर व्यक्ति जो उसको कार्य दिया गया है उसी को पूर्ण समर्पण के साथ अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए केवल वही कार्य करता रहे, हमारा देश विकसित हो जाएगा। कैसे? और हर व्यक्ति भी अपनी जिम्मेदारी को, एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को सशक्त और ईमानदारी से निभाए तो भी कहीं न कहीं वही 2 पंक्तियों में कहना चाहूंगा, आहुति डालेंगे। लेकिन तिवारी साहब, हमारे जस्ट टीवी के प्रांगण में दस्तक दी है अवधेश तिवारी साहब ने। डॉक्टर अवधेश तिवारी जी हैं दिल्ली सरकार के अंतर्गत कॉलेज में प्रवक्ता हैं राजनीति शास्त्र के, और बता रहे हैं बहुत सारी बातें। तो तिवारी साहब आप तो मैं ये बता रहा था कि जब मैं पढ़ता था तब भी जो है देश विकासशील रहा और आज पढ़ा रहा हूँ तब भी विकासशील है। तो ये बात मुझे कचोटती है कि हम विकसित कब बनेंगे। तो उसके लिए जो है यही है कि हर व्यक्ति केवल अपना कार्य करता रहे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। केवल हम अपना काम करते रहें। तो 2 पंक्तियों में मैं अपनी बात कहता हूं कि हर कोई सरहद पर लड़ ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर कोई सरहद पर लड़ ले ऐसा कभी नहीं हो सकता, और राजनीति में भी प्रधान पद सबको प्राप्त नहीं हो सकता। आओ भावुक तन मन धन से सेवा करें राष्ट्र की अपने। कोई कारण नहीं कि भारत विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं कि भारत महाशक्ति नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं कि भारत विश्व शक्ति नहीं हो सकता। तो हर कोई अपना अपना कार्य करे, निश्चित रूप में जो है मतलब भारत विकसित बनेगा। जी बिल्कुल। और तिवारी साहब देखिए, बहुत खूबसूरत, बहुत खास बात है कि डॉक्टर जो है अवधेश तिवारी जी के ऊपर पूरी की पूरी मैगजीन प्रकाशित हुई है, और पूरी की पूरी किताब के ऊपर इन्हीं का सारे, इनकी रचनाएं, इनकी कहानी, इन्हीं के ऊपर विशेषांक पूरा इन्हीं के ऊपर आया है ये, और पूरी की पूरी मैगजीन। तो ये वो मैगजीन है जो कि राष्ट्रीय स्तर की मैगजीन है, और भारतीय साहित्य में जो अपना संवर्धन कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, उनके ऊपर पूरी की पूरी मैगजीन उन्हीं के नाम होती है। ये बहुत खास बात है तिवारी साहब, बहुत बहुत बधाई। और अब आपकी मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली मानता हूँ, बहुत ही जो है मतलब ये हमारे लिए निश्चित रूप में सौभाग्य की बात है कि एक प्रतिष्ठित मैगजीन, कोई भी रचना, क्योंकि मेरे लिए मेरी सारी रचनाएं मेरे बच्चों जैसी हैं और हर रचना कभी को प्रिय होती है, लेकिन क्या होता है कि जब आपको सम्मान और पुरस्कार मिलता है किसी भी रूप में तो कुछ और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और मुझे याद आ रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के हाथों आपको जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मैंने जो है एक रचना लिखी थी, जागो मतदाता जागो, जिसके उपलक्ष्य में नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया जाता है हर बार। तो उस समय मुझे जो है सम्मानित किया गया था हमारे महामहिम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा। तो वो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो उस रचना, हाँ बिल्कुल रचना है, वो 2 लाइन जो है हम आप लोगों को, इस समय चुनावी माहौल भी चल रहा है और बिल्कुल समसामयिक है। वो ये है कि निर्वाचन आयोग कह रहा जागो भारत के मतदाता, निर्वाचन आयोग कह रहा जागो भारत के मतदाता, निर्भय होकर सही पात्र को दे मतदान निभाओ वादा, निर्वाचन आयोग कह रहा जागो भारत के मतदाता, जब भी हो चुनाव देश में आगे बढ़ मतदान करें, अपने अंतर मन से अच्छे प्रत्याशी का चयन करें, जितने अच्छे प्रतिनिधि होंगे शासन होगा उतना अच्छा, निर्वाचन आयोग कह रहा जागो भारत के मतदाता। क्या बात है। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हमारा जो लोकतंत्र है, विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र है, वो तभी सफल होगा जब अधिक से अधिक लोग मतदान करें। बिल्कुल सही बात। और ये मेरी रचना मतदान को, मतदाताओं को प्रेरित करती है कि हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करें, इसलिए मुझे पुरस्कृत किया गया। बहुत खूब। और बिल्कुल, और प्रणब मुखर्जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनके हाथों हुआ, बहुत बड़ी बात है, और ऐसी रचना लिखना भी अपने आप में बड़ी बात है। और एक बात और है
कि आपसे कविताएं भी सुन ली, बहुत कुछ जाना समझा, कोई गजल जो है सुनना चाहते हैं, एक गजल भी गजल हम बहुत आप अच्छी लोगों के कहते हैं। समक्ष रखते हैं। जी स्वागत है। दिल से तुम्हारी याद निकलती नहीं कभी, दिल से तुम्हारी याद निकलती नहीं कभी, खुशबू तुम्हारे प्यार की घटती नहीं कभी, खुशबू तुम्हारे प्यार की घटती नहीं कभी, देखे हुए तो तुझको बरसों गुजर गए, क्या बात है। देखे हुए तो तुझको बरसों गुजर गए, यादों की छाँव पलकों से ढलती नहीं कभी, दिल से तुम्हारी याद निकलती नहीं कभी, संदेश रोज भेज कर होते हैं मन में खुश, आदत हमारी हमसे ये छुटती नहीं कभी, दिल से तुम्हारी याद निकलती नहीं कभी, यह सांस तुझको पाने का रखना है उम्र भर, तस्वीर तेरी मन से हटती नहीं कभी, तस्वीर तेरे मन से हटती नहीं कभी, और सपनों में मिलते भावुक हर रोज है मगर, जैसा आप जानते हैं मेरा निकनेम भावुक है, भावुक आपका तखल्लुस तो इमोशनल तखल्लुस, तो सपनों में मिलते भावुक रोज ही मगर, तुमसे मिलन की चाहत मिटती नहीं कभी, दिल से तुम्हारी याद निकलती नहीं कभी, खुशबू तुम्हारे प्यार की घटती नहीं कभी, घटती नहीं कभी। क्या बात है, वाह। और खुशबू तो खुशबू है, खुशबू तो कहते हैं कि सीमाओं में भी बंधी नहीं जा सकती, खुशबू फूल से कहीं भी खिले, उसकी खुशबू हवा में, हवा के झोंके के साथ मिलकर हम तक पहुंच ही जाएगी, भले ही फूल हमें मिले ना मिले। तो आपका प्रेम पुष्प जहाँ कहीं भी खिला हुआ है, जहाँ कहीं भी उगा हुआ है, भले ही वो उस आंगन में है, लेकिन उसकी खुशबू आप तक पहुँचती है। मेरी एक और रचना है, उसकी दो पंक्ति अंतिम हम आपको सुनाते हैं। लगता है भावुक हो गए। हाँ, कि मोहब्बत में हाँ हो जरूरी नहीं है। अच्छा, मोहब्बत में हाँ हो जरूरी नहीं है, हाँ। जरूरी नहीं है कि चाहत में हाँ हो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि चाहत में हम हाँ हो, मैं शायर बना हूँ तुम्हारी नहीं पर, मैं भावुक बना हूँ तुम्हारी नहीं पर, हाँ। मैं भावुक बना हूँ तुम्हारी नहीं पर, क्या क्योंकि कोई जरूरी नहीं है मैं भावुक बना हूँ तुम्हारी नहीं पर, यानी किसी ने ना कर दिया तो भावुक हो गए। कुछ परिस्थितियां कुछ ऐसी आ जाती हैं जीवन में कि जो अपने हाथ में नहीं होती हैं। तो जीवन में प्रेम होना चाहिए, और मुझे लगता जिसने प्रेम नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। कहते हैं कि जो प्रेम, वो भजन भी है ना आजकल, जो प्रेम गली नहीं गया वो प्रेम निभाना क्या जाने, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो और प्रेम गली जिसने प्रेम नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। और मुझे लगता है कि कोई कभी कोई शायर ऐसा नहीं होगा जिसने प्रेम ना किया हो। वो प्रेम किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन प्रेम तो प्रेम है, प्रेम होता है, और जीवन में प्रेम ही होता है जो हमें समझ देता है। बिल्कुल, और प्रेम ही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। प्रेम हमारी प्रेरणा है। जी जी। और उस प्रेरणा के द्वारा ही हम जो है कुछ नया सोच पाते हैं, कुछ नया लिख पाते हैं। जी। और मैं चाहता हूं, लेकिन आपके तो बहुत सारे प्रेम है, अयोध्या वासी हैं तो श्री राम का भी प्रेम है। ये बड़ा खूबसूरत, राम भी लिखा हुआ है, जय तो दिख रहा है, श्री राम जी नहीं दिख रहे। श्री राम जी, क्या बात है, जय श्री राम, वाह क्या बात है। तो राम में, अब तो पूरा देश राम में, पूरा देश राम में है, हम सब राम में हैं। हाँ। और हमें लगता है कि राम जो है हमारे देश के चेतना चिरंतन नायक हैं। हाँ, और राम सिर्फ एक आदर्श पुरुष राम ही नहीं, राम एक संस्कार का नाम। बिल्कुल, राम संस्कार का नाम है। जैसे भगवान कृष्ण ने बार बार धर्म शब्द इस्तेमाल किया है, तो वहाँ पर धर्म रिलीजन नहीं है, वहाँ पर धर्म ड्यूटी है, कर्तव्य है, कर्तव्य है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये है महत्वपूर्ण कि हर व्यक्ति को राम में होना चाहिए, राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। राम ने हमें हमेशा सिखाया है कि त्याग है, प्यार है, मर्यादा है। सबसे महत्वपूर्ण वो मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने हर रिश्तों को जिया,
और हर व्यक्ति को यह बताया कि किस तरीके से किस तरीके का समाज होना चाहिए, किस तरीके का परिवार होना चाहिए और किस तरीके के रिश्ते होने चाहिए। और राम में तो जहाँ तक देखा जाए तो देखो त्याग है ना, वनवास चले गए, माँ के उनके जो है उन्होंने जो आदेश दिया, हाँ, आदेश का पालन किया, पर स्त्री पर कभी नजर नहीं डाली, बिल्कुल सही बात है ना, सत्य का साथ दिया। हाँ। और राम का मतलब अपने आप में ही समर्पण है, संस्कार है, और इसीलिए तो सनातन संस्कृति जो है उस सनातन संस्कृति से भी आगे बहुत धर्मों का विकास हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय जो सनातन संस्कृति है, कोई भी धर्म हो, इसमें हम धर्म को बांध ही नहीं सकते। भारतीय सनातन संस्कृति में कोई सारे धर्म एक ही हैं, एक ही से उपजे हैं, एक ही से निकले हैं, और सभी धर्म हमें एक ही संदेश देते हैं कि प्रेम से जिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, और जो है किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के लिए अपशब्द ना कहें। हाँ, भगवान राम के ऊपर कुछ पंक्तियां निवेदित करते हैं, लेकिन निवेदित करेंगे अगले मुशायरे में करेंगे, क्योंकि अब हम आपका धन्यवाद करने के पूरे मूड में हैं, क्योंकि समय हो चला है। जी, मैं इसी के साथ बात अपनी समाप्त कर दूंगा। जी। तो क्या है कि देखिए, हम जैसा अभी सखी जी ने बताया कि चूंकि भगवान राम चेतना चिरंतन नायक हैं, तो दो पंक्तियों द्वारा मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूँ कि श्वास श्वास में बसने वाले, श्वास श्वास में बसने वाले हर प्राणी के प्राण हैं राम, और भूमंडल पर मानवता के पोषक और पहचान है राम। क्या बात है, जय श्री राम। और मर्यादा की अंतिम सीमा, मर्यादा की अंतिम सीमा विपदाओं के समाधान, क्योंकि जितनी विपदा उन्होंने झेली, अगर उतनी विपदा आज आम मनुष्य के सामने आ जाए तो आत्महत्या कर लेगा। बिल्कुल। तो मर्यादा की अंतिम सीमा, विपदाओं के समाधान, और भावुक भारतवर्ष के गौरव नायक स्वाभिमान है राम। भावुक भारतवर्ष के गौरव नायक स्वाभिमान है राम। तो आज हम सब जस्ट टीवी के सभी दर्शकों को सादर नमन करते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। घट घट में है जिनका नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जस्ट टीवी के सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। आदरणीय सखी जी को विशेष आभार, क्योंकि उन्होंने विशेष तौर पर इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए मुझे अतिथि बनाया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और जो मुझे कहना था वो सब आपने कह दिया। हमारे दर्शक भी जो है, मेरे लिए कुछ कहने को बचा ही नहीं है, बिल्कुल ठीक का। हम भी धन्यवाद करते हैं आपका अपने जस्ट टीवी की ओर से, और हमारे जो प्यारे दर्शक आपको हंसते मुस्कुराते हुए देख रहे हैं उनकी ओर से भी आपका धन्यवाद। और दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हुई डॉक्टर अवधेश तिवारी साहब से, बहुत ही खूबसूरत मुलाकात रही। जल्द लौटेंगे एक और मुलाकात लेकर, लेकिन किसी भी इन्फो के लिए आप इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहें, और हम भी लेकर आते रहेंगे ऐसे ही प्यार, प्रेम, संदेश से भरी रचनाएं और कवि। तो दोस्तों, अब मुझे और डॉक्टर अवधेश तिवारी जी को, यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम, नमस्कार।